अस्सलाम वालेकुम जी एंड हाय टू एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा फायर सेफ्टी के ऊपर है, जो लेवल 1 से 3 तक किसी भी लेवल के लिए हमारी एक लेक्चर की सीरीज चल रही है और उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और इससे पहले हमने फायर सेफ्टी के हवाले से उसकी जितनी भी चीजें थी, इंफॉर्मेशन थी, इंट्रोडक्शन था, वो तमाम तर चीजें हमने वहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर और वो काफी डिटेल्ड लेक्चर था। आज हम बात करेंगे फायर प्रोसीजर्स के ऊपर, फायर प्रोटेक्शन के ऊपर कि किस तरह से काम किया जा सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का क्या काम है, तो वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम इससे फायर लॉ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं होगा ताकि हर इंडिविजुअल को पता चल सके कि फायर लॉ के हवाले से भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड या एक डमी आपको इमरजेंसी नंबर मिलेगा या जो नाम मिलेगा, ये यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और वहाँ पे इमरजेंसी, बाकी हर कंट्री का अपना इमरजेंसी फायर ब्रिगेड नंबर, इमरजेंसी नंबर होता है। हम आते हैं जी, आज हमारा जो टॉपिक है पहले इस फायर सेफ्टी के लेक्चर 2 के अंदर, वो है फायर सेफ्टी प्रोसीजर। तो फायर सेफ्टी प्रोसीजर की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो फायर सेफ्टी प्रोसीजर में पहला फायर एक्शन के अगर आपकी किसी जगह पे आग भड़क उठती है, फायर स्टार्ट हो जाती है, तो जो भी बंदा उस आग को सबसे पहले देखेगा, डिस्कवर करेगा, तो उसने करना क्या है, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपने ये देखना है कि कौन से एक्शंस हैं जो आपने वहां पर परफॉर्म करने हैं और कौन से ऐसे एक्शंस हैं ड्यूरिंग द फायर आपने परफॉर्म नहीं करने हैं। इसके अंदर हमारे पास 9 चीजें, 9 पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 वो हैं विच वी हैव टू डू ड्यूरिंग द ड्यूरिंग और आफ्टर एनी फायर एक्सीडेंट। तो बाकी के 3 वो हैं टोटल 9 में से जो आपने नहीं करने हैं किसी भी ऐसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट के टाइम पे। अब ये बात की जाती है फायर एक्शन की। एनी पर्सन डिस्कवरिंग अ फायर फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड द अलार्म। उसका पहला काम क्या बनता है कि वो अलार्म, जितने भी वहां पर इमरजेंसी अलार्म है उनको साउंड करे। देन नंबर 2, कॉल कॉल द फायर ब्रिगेड। और आपने आग बुझाने के लिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरेंजमेंट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक होते हैं। मास वाई उन ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत बड़ी हैं, तो उनके अपने अंदर ही डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। इवन उन डिपार्टमेंट्स को भी कॉल करने के लिए रिंग करना पड़ता है। Number 3, attack the fire if possible using the appliance provided only if it is safe to do so. No person should attempt to control a fire on their own. अब सबसे पहली बात उसने कहा है कि आपने फायर पे अटैक करना है, लेकिन साथ ही ये बतला दिया कि आपके पास अगर अवेलेबल सोर्स मौजूद है तो उसी सूरत में आप कीजिए, अदरवाइज आप मत करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास फायर ट्रेनिंग है, आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मौजूद है, एक्सटिंग्विशर्स मौजूद है आपके पास, या दूसरे इसी तरह के इक्विपमेंट मौजूद है, और जो इंडिविजुअल इसको इनिशिएट करना चाहते हैं कि वो फायर के ऊपर अटैक करें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उनके पास ये कॉम्पिटेंसी, ये ट्रेनिंग जो है वो मौजूद हो। इसमें आप ये बात मेक श्योर करेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ अपने ऑन पे, मतलब इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ अपने तौर पे आग को काबू पाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू वेट फॉर द फायर वार्डन्स, अदरवाइज आपको फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ है उसके आने तक का
इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 4, क्लोज द डोर टू द अफेक्टेड रूम। जो आपका अफेक्टेड रूम है, आप क्या करेंगे कि आप उसको क्लोज कर दें। जो भी आपका अफेक्टेड रूम है आप उसको क्लोज कर दें। उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप उसको क्लोज कर देंगे डोर को, तो उसके अंदर एयर, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी। जब एयर, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वन कंपोनेंट ऑफ फायर ट्रायंगल जो है वो आउट हो जाएगा। जब वो आउट हो जाएगा तो ऐसी सूरत में आग न फैलेगी और कभी इम्कान है, बहुत ज्यादा उसका चांस है कि वो बंद भी हो जाएगी। देन ऑन हेयरिंग द फायर अलार्म, जब फायर अलार्म को हेयर किया जाएगा तो आपको फायर वार्डन आएगा, जो भी नॉमिनेटेड पर्सन। नंबर 5, अब फायर अलार्म हो गया तो आपने करना क्या है? ये जो ऊपर काम था अटैक द फायर, वो कॉम्पिटेंट पर्सन तक है, अदरवाइज आपने जान बचानी है। नंबर 5, लीव द बिल्डिंग बाय द नियरेस्ट रूट। जो भी करीब 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एग्जिट रूट्स, एंट्री रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो करीब 3 रूट होगा, ताकि कम से कम आप अपनी जान को खतरे में डाल के वहां से निकलने की करेंगे। नंबर 6, रिपोर्ट टू असेंबली पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद असेंबली पॉइंट क्या होता है? इसको मस्टर पॉइंट भी बोला जाता है। और इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जब फायर सेफ्टी की बात की जाती है तो वहां पर इन केस ऑफ ना सिर्फ फायर सेफ्टी बल्कि बहुत सारे और भी, मतलब आप ये ले लीजिए कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक नॉमिनेटेड पॉइंट होता है। वो नॉमिनेटेड पॉइंट क्या होता है कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, एक इमरजेंसी हो चुकी है, एक मास्टर पॉइंट होता है जिसको आप असेंबली पॉइंट भी बोलते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर तमाम तर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उससे आइडिया क्या होता है कि वहां पर हेड काउंटिंग होती है। हेड काउंटिंग का फायदा क्या है? हेड काउंटिंग का फायदा ये होता है कि आपके जो इंडिविजुअल्स वहां पर मौजूद हैं और जो इंडिविजुअल्स आपके फर्स्ट एड के लिए या मेडिकल फैसिलिटी के लिए भिजवा दिए गए हैं, तो वहां पर सुपरवाइजर्स अपनी लॉग शीट्स के साथ आ जाते हैं। जब वो अपनी लॉग शीट्स के साथ वहां पर आ जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स हमारे इस मस्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट पे मौजूद हैं और कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको फर्स्ट एड फैसिलिटी के लिए भिजवा दिया गया है। तो ऐसे, और फिर उससे उन्हें आइडिया होता है कि कितने लोग अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू करने की जरूरत है। आप अक्सर देखते हैं कि किसी भी फायर इंसिडेंट के, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि न्यूज ये आ रही होती है या इंफॉर्मेशन ये आ रही होती है अभी भी इतने लोग बिल्डिंग में मौजूद हैं। तो वो कैसे पता चलता है? मतलब कोई देख तो नहीं रहा, तो वो ऐसे ही पता चलता है कि जब असेंबली पॉइंट के ऊपर हेड काउंटिंग होती है विद रेफरेंस टू लॉग शीट्स, तो फिर उनको आइडिया होता है कि कितने लोग अभी तक बचे हुए हैं, कितनों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितनों को आपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए भेज दिया है। अब ये तो वो 6 पॉइंट्स हैं which you have to consider, which you have to perform during any fire accident। और आगे के जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपने नहीं करने। नंबर 7, यूज द लिफ्ट, नहीं, ठीक है, डू नॉट, रेड हो गया है, आपने गौर से देखना है। डू नॉट का मतलब क्या है कि ये काम नहीं करना, मतलब आपने लिफ्ट को यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर की वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट का ब्रेक डाउन हो जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है। इस तरह की कोई भी चीज होने की सूरत में डिस्कनेक्टिविटी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके नतीजे में लिफ्ट आपकी मूवमेंट छोड़ दे और आप उसी में फंस जाएं। नंबर 8, स्टॉप टू कलेक्ट पर्सनल बिलोंगिंग, कि आपने अपनी जान बचानी है, आपने पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए आगे पीछे घूमना नहीं शुरू कर देना है। फर्स्ट ये है आप वहां से एवेक्यूएट करें, भागे वहां से, निकले वहां पे। नंबर 9, re-enter the building until instructed to do so। अच्छा जी, दोबारा री एंटर कब होना है आपने? आपने जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाती हैं कि नाउ इट्स क्लियर, तो आपने तब तक वहां पे वापस नहीं जाना। नीचे लिखो योर असेंबली पॉइंट इज ऑफिस मेन गेट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी प्लेसेस बड़ी हैं
तो वहां पे खुली ऐसी जगह जहां पर मजीद किसी एक्सीडेंट का अंदेशा ना हो, उनको हम मास्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नेक्स्ट ही फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर से पहले हम ये देख रहे हैं कि इस फायर ट्रायंगल के अंदर मैंने बहुत शुरू में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि फायर बेसिकली लगने के लिए फायर स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी भी आ चुकी है, लेकिन वो थोड़े हायर लेवल की है, जिसके अंदर फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन के अलावा केमिकल रिएक्शन भी मौजूद होता है। हम वापस आते हैं फायर ट्रायंगल के ऊपर। तो अब एक्सटिंग्विशिंग फायर्स के आग को कैसे बुझाया जा सकता है, ठीक है जी। अब आग को बुझाने के लिए क्या है कि जितने आपके इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो एक फायर के लगने का सबब है, ठीक है जी, जो एक फायर के लगने का सबब है, हम उन्हीं को अगर हम स्मूथ कर लें, उन्हीं में से किसी को रिमूव कर दें, तो ये हमारी जो आग है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आग बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इस चीज में से, इन तीनों में से किसी एक को यहां से उड़ाना होगा, ठीक हो गया। अब फायर ट्रायंगल में तीन चीजें हैं, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। अब तीन अमल है, तीन प्रोसेस हैं जो आपकी आग से जान छुड़ा सकते हैं। तीन कौन से प्रोसेस हैं? जिस तरह फायर ट्रायंगल एंगल्स के या फायर के तीन कंपोनेंट्स हैं उसके इग्नीट होने के, इसी तरह से हम उनके साथ तीन प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से वो हैं। पहला है जी कूलिंग, रिड्यूसिंग द हीट। अगर हम हीट को कम कर दें, रिड्यूस कर दें, उसका सोर्स खत्म कर दें, ये कूलिंग है, इसके नतीजे में आग बुझ जाएगी। देन स्टार्विंग, स्टार्विंग होता है रिड्यूसिंग द फ्यूल, कि हम फ्यूल जो उसकी कंबस्टेबल मटेरियल है, जो फ्यूल मिल रहा है, उसको अगर रोक लेंगे तो हमारे पास स्टार्विंग के नतीजे में आग बुझ जाएगी। देन ऑक्सीजन स्मूथरिंग, रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन कम कर दें तो भी आग खत्म हो जाएगी। जिससे अभी लास्ट में मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल दी कि रूम को अगर हम क्लोज कर देंगे तो एयर जाएगी नहीं, जब एयर नहीं जाएगी तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो आपकी आग ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगी और आपकी आग एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हम फायर ट्रायंगल के एतबार से तीन प्रोसेस करते हैं, कूलिंग, स्टार्विंग, स्मूथरिंग, और इनके नतीजे में आग से जान छूट जाती है। अब जी क्लासेस, टाइप्स ऑफ फायर की अगर हम बात करें, इसके ऊपर जो इसकी टाइप्स हैं, नॉर्मली इसमें ज्यादातर टाइप्स जो है वो सेम है, ठीक हो गया। चाहे वो आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स देखें, चाहे वो आप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स देखें, इसमें क्लासेस ऑफ फायर जो है, टाइप्स ऑफ फायर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। मास फायर, ये क्लास के ऊपर, क्लास ई के ऊपर और क्लास एफ के ऊपर तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा क्लास के, क्लास ई, क्लास ये जो इलेक्ट्रिकल है, इनके ऊपर कुछ जगह पे डिबेट मौजूद है, लेकिन हम इस टाइम पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये इसका सबसे अपडेटेड क्लासेस या टाइप्स ऑफ फायर मौजूद है, ठीक हो गया जी। अब हम ये देखते हैं कि एक तो हमने ये देख लिया कि आपकी क्लासेस ऑफ फायर क्या है, देन उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये किस तरह की आपकी जो आग होती है ये किस तरह से बुझ जाएगी, या किस तरह का आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होंगे तो ये आग बुझ सकती है। तो क्लास ए फायर है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, जब ये आग फ्लेमेबल सॉलिड्स को लगती है, जलने वाले सॉलिड्स को लगेगी, तो हम क्लास ए कैटेगरी में डालेंगे, जैसे पेपर, वुड एंड टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ये बुझ सकती है जी आपके वाटर फायर एक्सटिंग्विशर से, ये बुझ सकती है आपके फोम, ए ट्रिपल एफ फोम होता है, एक्वस फॉर्म फॉर्मुलेटिंग फोम जो है वो, उसकी मदद से, उस एक्सटिंग्विशर से ये बुझ सकती है। और एबीसी ड्राई पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है पाउडर का, उससे बुझ सकती है। देन वेट केमिकल से भी
ये बुझ सकती है। तो हमारे पास 4 फायर एक्सटिंग्विशर का जो आप टाइप्स हैं वो आपकी इफेक्टिव है इस क्लास ऑफ फायर के ऊपर। देन क्लास बी फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स को जब लगेगी, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, पेंट वगैरह को, इसके बुझाने के लिए हमें ये जो AFFF फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, बॉटल है, वो हम यूज कर सकते हैं, और ABC पाउडर इसके ऊपर यूज होगा। तो क्लास बी के ऊपर 3 टाइप्स ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो यूज होंगे। क्लास सी के ऊपर फ्लेमेबल गैसेस, एग्जांपल ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इनको जब आग भड़क उठेगी तब, तो ये सिर्फ ABC पाउडर से होते हैं। उसकी रीजन ये है कि बाकी चीजों से इसमें मजीद आग फैलने का अंदेशा होता है। क्लास डी, फ्लेमेबल मेटल्स, जब मेटल्स को आग लगेगी, मैग्नीशियम, लिथियम, इनको, तो इसके लिए जो हमारे पास है वो ड्राई स्पेशल पाउडर होता है, ड्राई स्पेशल पाउडर, और उसी की मदद से ये जो मेटल फायर्स हैं इनको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, इनको हम बुझा सकते हैं। आगे मैं बताता चलूं कि किसी जगह पे क्लास ई बोला जाता है लेकिन क्लास ई नहीं है, किसी जगह पे क्लास के बोला जाता है इलेक्ट्रिकल के लिए लेकिन कुछ जगह पे यूज होता है, लेकिन कॉमनली इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए कोई भी क्लास नहीं है। और इस सारे जो एक टाइप में क्लासेस हैं, इन क्लासेस के अंदर ई को कुछ भी नहीं फायर किसी भी टाइप की नहीं दी गई कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स होती हैं इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह को जो आग लगेगी, तो ये CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझ सकती है, या ABC ड्राई पाउडर से ये फायर आपकी बुझ सकती है। देन ये क्लास है कुकिंग ऑयल, एग्जांपल वेजिटेबल एंड फैट, ये जो कुकिंग इंडस्ट्री में लगती है, और आप अक्सर देखते हैं कुकिंग के दौरान जिस आपका कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ चीज पक रही है, इवन उस तक आग आ जाती है, तो वो बेसिकली उन फैट्स को, उन वेजिटेबल ऑयल फैट्स को आग लगती है। तो इसके लिए हमेशा हम वेट केमिकल्स यूज करते हैं। तो हमने डिस्कस की 6 क्लासेस ऑफ फायर, और ऑलमोस्ट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, और हमने देखा कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह की आग बुझाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसमें हमारे पास आता है वाटर, वुड, पेपर, स्ट्रॉ, टेक्सटाइल, कोल एक्सेट्रा, ये जिस हमने पीछे पढ़ा। फोम जो है वो यूज होता है पेट्रोल, डीजल, पेंट्स एक्सेट्रा के लिए, और ये AFFF फॉर्म होता है, एक्वस फॉर्म फॉर्मुलेटिंग फॉर्म होता है, जो एक लेयर बना देता है आग के ऊपर, जिस वजह से आग ज्यादा आगे या भड़क नहीं सकती। देन CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और पाउडर, मिक्स सॉलिड फ्लेमेबल लिक्विड गैसेस के लिए, वेट केमिकल्स के लिए कुकिंग ऑयल, डीप फैट फ्रायर वगैरह के लिए, और फायर ब्लैंकेट आप अगर आग है उसके ऊपर फैला देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने देखनी है कि ओवरऑल पूरा जब आप फायर सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर को फायर, उसको बॉटल्स भी बोला जाता है, लेकिन आप उसको कंफ्यूजन से बचने के लिए हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर के अंदर तो फायर एक्सटिंग्विशर जब आप देखेंगे तो ओवरऑल फायर एक्सटिंग्विशर नॉर्मली रेड कलर का होता है। ठीक हो गया। ये जो ऊपर डिफरेंट लेबलिंग होती है, क्योंकि अब किसी को अब इतनी एक इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी में तो वो जाके बारीकी से नहीं पढ़ सकता कि वाटर का है, फोम का है, CO2 का है, किसका सिलेंडर है। तो होता क्या है कि इनके ऊपर जो लेबलिंग होती है, जो लेबल्स होते हैं, ओवरऑल ये बॉटल्स रेड है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स रेड है, लेकिन जो बॉटल्स होती हैं और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके ऊपर जो लेबलिंग मौजूद है, जो लेबलिंग अगर वो रेड होगी तो वो वाटर के लिए रेड यूज करते हैं, फोम के लिए ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ब्लैक लेबल यूज होगा, ब्लू पाउडर के लिए ब्लू पाउडर, ब्लू लेबल हम यूज करेंगे, वेट केमिकल्स के लिए येलो यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स को
आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट लेबलिंग की जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चेकिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर को हमने चेक कैसे करना है, ठीक है जी। प्रेशर गेज नीडल इज इन करेक्ट पोजीशन, ग्रीन जोन। के सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आप ये चेकिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए है कि नॉर्मल हालात में आप इसको एक बारी इंस्पेक्ट कर लें, एक बारी विजुअल इंस्पेक्शन करते रहें, और जब इनकी ड्यू डेट गुजर जाए तो इनको खाली करा के एम्प्टी करके रीफिल कर लें अगर यूज नहीं हुए। तो ये इस तरह से इनकी देखभाल के हवाले से है, वो इसलिए ताकि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि ये हमारे किसी काम के ही ना हो। तो वापस आते हैं, जब आप एक फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करते हैं कि वो वर्किंग हालत में है नहीं है, तो उसके कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं, एक चेकलिस्ट आप समझे हैं जो आप उसमें देखेंगे। प्रेशर गेज नीडल इज इन करेक्ट पोजीशन, ये ग्रीन जोन में रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये दाएं बाएं आगे पीछे जाता है, इसका मतलब है या तो रिचार्ज मांग रहा है या ओवर चार्ज हो गया, उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है सर्कमस्टांसेस मिलने की सूरत में। नो साइंस ऑफ टेम्परिंग, किसी तरह की टेम्परिंग नहीं है, पिन के साथ सिलेंडर के साथ टेम्परिंग होता है छेड़खानी करना। यहाँ पे टेम्परिंग से मुराद ये होगा कि उसकी असल हालत के साथ कुछ छेड़खानी ना की जाए। सेफ्टी पिन इज इन प्लेस, सेफ्टी पिन होनी चाहिए। विदाउट सेफ्टी पिन जो है, सेफ्टी पिन आप निकालते हैं उसी के बाद इसको यूज कर सकते हैं, तो सेफ्टी पिन वहां पर मौजूद होना चाहिए। टेस्ट लेबल स्टेट्स एक्सटिंग्विशर्स हैज बीन सर्विस्ड इन द लास्ट 12 मंथ, जिस समय मैंने बताया 1 साल का टाइम आप देते हैं कि इनको सर्विस किया गया है। अगर ये यूज नहीं भी किए हुए तो इनको सर्विस किया जाना लाजमी है। नो साइंस ऑफ रस्ट और लीक्स, किसी भी तरह की लीक्स ना हो, रस्ट ना हो। रस्ट के लीकेज के लिए उनकी शक्ल नरम हो जाना, लीकेज, तो साइटेड करेक्टली विद अ साइन इंडिकेटिंग इट्स टाइप। देखिए मैंने बड़ा क्लियर बताया आपको कि ये तो ये प्रॉपर जगह पे हो, साइटेड मतलब प्रॉपर जगह पे लगे हो। दूसरा इनका साइन जो है वो क्लियर हो कि इनकी टाइप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ARRR फॉर्म है, पाउडर है, क्या है। नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि ये ऐसी जगह पे होने चाहिए कि इनकी रीच जो है उसमें किसी भी तरह की हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स जो है वो ना हो। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो या कुछ हो तो आसानी हम इन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट, यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब जी एक आपका आग लग गई है और आप ये समझते हैं कि ये फायर इतनी बड़ी नहीं है कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, या आप ये समझते हैं कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, कॉम्पिटेंट पर्सन, फायर वार्डन्स, फायर फाइटर्स मौजूद हैं और इक्विपमेंट भी मौजूद है, तो फिर आप आग बुझाने की कोशिश करेंगे। अब यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर कैसे? सबसे पहले इसके ऊपर जो टेक्निक यूज होती है वो है पास, वो है पास। पी फॉर पुल द पिन, आप पिन को खींचेंगे, जो हमने इंस्पेक्शन के दौरान चेक करना है कि वो इन प्लेस रहे। नंबर 2, इन पास में ए फॉर एम द नोजल, एम द नोजल, एम जो है वो नोजल आपकी का एम होना चाहिए वो किस जगह, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखें कि नोजल का जो एम है वो बेस ऑफ द फायर होता है। अगर आप उसके ऊपर छिड़काव करते रहेंगे, ऊपर की आग बुझेगी, बेस में तो आग मौजूद है, वो फिर भड़क उठेगी, वो फिर इग्निट कर जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने एम करना है बेस ऑफ द फायर, देन एस स्क्वीज द हैंडल, आप उस हैंडल को स्क्वीजिंग पे ले जाएंगे, स्क्वीज के वो उसके ऊपर छिड़काव शुरू कर दे। देन आपके पास स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, फिर आपकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप मूव करेंगे, और एम जो है वो आपका नहीं हटेगा, एम आपका कहां पर रहेगा, बेस ऑफ द फायर। अच्छा ये ऊपर एक पिक्चर है उसमें देखें पुल द पिन आ रहा है, टेम्पर सील, वो सील आपकी वहां से आपने उतारनी है, देन आप उसकी पिन खींच देंगे, देन आप उसको इजीली स्क्वीजिंग आपकी तब स्टार्ट होगी। तो ये पूरा फिनोमिना है, किस लिए कि यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर आप उसके ऊपर टेक्निक यूज करेंगे पास की,
pull the pin, aim the nozzle, squeeze the handle and sweep from side to side. नेक्स्ट आता है सेविंग लाइफ एंड मिनिमाइजिंग डैमेज। अब बहुत ज्यादा भी आप सेफ्टी मैनेज कर लें एक वर्क प्लेस के ऊपर, स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट, कि कोई भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो आपके पास फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी होनी चाहिए, जिसमें नंबर वन होज रील्स। होज रील्स आपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है कि नॉर्मली आफ्टर कंस्ट्रक्शन या फायर उस पे करेंगे बिल्डिंग्स में, आप देखते हैं कि एक रेड कलर का पाइप जो है शीशे के अंदर रोल हुआ पड़ा होता है, इवन बैंक्स में, दूसरी किसी बिल्डिंग्स में वो पड़ा हुआ होता है रोल, उसको हम होज रील बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि उसका कनेक्शन पीछे वाटर टैंक के साथ होता है, और वो आपके जो है वहां पे वॉल के साथ कनेक्टेड होता है कि इन 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 केस ऑफ फायर उस वॉल को खोल के उससे उसकी मदद से आप आग बुझा सकते हैं पानी को यूज करके। देन स्प्रिंकलर्स एंड ड्रेंचर्स। ये स्प्रिंकलर्स और ड्रेंचर्स क्या काम करते हैं कि आपके रूफ के अंदर ये लगे हुए होते हैं, इन केस ऑफ फायर जब सेंसर्स इनको बतलाते हैं तो स्प्रिंकलिंग शुरू कर देते हैं उस जगह पे, ताकि आग को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। गैस फ्लोडिंग सिस्टम्स यूज होते हैं जिनकी मदद से हम फायर को काबू कर सकते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, प्रेमिसेस पे। वेट एंड ड्राई राइजर्स, जिनकी मदद से हमें मदद मिलती है कि आपको वो राइज नहीं होने देंगे, फायर को फैलने नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देंगे। देन फोम सिस्टम्स होते हैं जिनकी मदद से आपकी आग जो है वो मजीद नहीं फैलती। तो आज तक के लिए हमारे इस तो आज के लेक्चर 2 के अंदर हमने इतनी ही चीजें जो थी वो डिस्कस करनी थी। मजीद जो हमारी चीजें होंगी जिसमें हमारे फायर लॉ और इस तरह की चीजों से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।